लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट वाले इसके अंदर हमारा सारा का सारा डेफिनेशंस वाला पार्ट शायद ख़त्म हुआ है जो आप बता रहे हो, है ना। तो आज अपने को फिर किसके ऊपर फोकस करना है? आज दो चीज़ के ऊपर थोड़ा सा टारगेट पकड़ के चलते हैं। थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल को समझ के लेते हैं एक बार फटाफट से अच्छे से, ठीक है। क्लासिफिकेशन को समझने के बाद शेयर्स को भी समझेंगे, और अगर अपने को टाइम परमिट करेगा मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होगी, हम लोग एमओए एंड एओए को भी फिर कर लेंगे, राइट। आपका नेक्स्ट लेक्चर है क्या कोई अभी? मेरे बात कोई नहीं लेक्चर है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा वो सीधा 4:45 को होगा ना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कैसा आगे बात बनता है, ठीक है। आज बेसिकली फिर हम लोग ये टारगेट रखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को समझ के लेंगे, शेयर्स को थोड़ा सा समझ के लेंगे, इसके अलावा एमओए एंड एओए को समझ के लेंगे। बाकी इसके बाद मेरे ख्याल से रहेगी बात सिर्फ डॉक्ट्रिन्स की, तो डॉक्ट्रिन्स के लिए मैं भी हम लोग कल का टाइम स्लॉट रखते हैं, देखते हैं जैसे भी आगे टाइम अपने को परमिट करता है ना। सो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ, हालांकि थोड़ा सा ये चीज़ का भी क्लैरिटी अपने को अभी तक तो हो जाना चाहिए कि इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थोड़े कम है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कंपनीज एक्ट को इतना अच्छा वेटेज दिया है तो मेरे को लगता है तो डॉक्ट्रिन्स वाली सिचुएशन जो है, डॉक्ट्रिन वाले केसेस जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन्स वाले केसेस के साथ साथ बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे जोर डेफिनेशंस की तरफ भी ज़्यादा दिया जा सकता है, जैसे कि स्मॉल कंपनी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, एंड एक्स एम्प्लॉइज़ वाला रेस्ट्रिक्शन के बारे में आपको थोड़ा पूछा जा सकता है, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी में थोड़ा सा आपको अच्छे से घुमाया जा सकता है। तो ये दो तीन पॉसिबिलिटीज़ है हालांकि, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटायर सिलेबस, तो अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को भी समझ के लेते हैं। लेकिन यहाँ से केस स्टडीज आने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो बाय द वे व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, यहाँ पे सबसे पहली बात तो अपन ये समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल? अपन ने बेसिक से बेसिक मतलब देखा है इसका। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज नथिंग बट इट इज ऑल द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। सो कैपिटल इज ऑल द मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अच्छा, क्या पैसे के अलावा भी हम लोग कुछ कैपिटल डाल सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को स्पेसिफिकली मॉनिटरी एस्पेक्ट से चीज़ों को समझना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑल द मनी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस, साथ ही साथ लिखते जाओगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल। विच इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज रेफर्ड टू एज कैपिटल। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो हमारा बेसिक डिस्कशन इसके ऊपर भी हुआ है कि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल के ना दो तरीके हैं, दो अलग अलग सोर्सेस है। एक तो बेसिकली ओन्ड कैपिटल के कैटेगरी के अंदर आता है, एंड दूसरा यहाँ पे बोरोड कैपिटल के कैटेगरी के अंदर आता है। याद आ रहा है कि आपको अपन ने ये चीज़ डिस्कस की है 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी, आपके एसपी के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई है। ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये दो क्लासिफिकेशन है जहाँ से आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। जब मैं आपके साथ यहाँ पे ओन्ड कैपिटल की बात करता हूँ ना, तो डिटेलिंग के अंदर ओन्ड कैपिटल के अंदर हमारे पास एक इक्विटी शेयर आ जाते हैं, बराबर। दूसरा प्रेफरेंस शेयर हमारे पास आ जाता है। तीसरी अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं। हालांकि जब कभी कंपनी को खुद से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है तो ये इक्विटी के कैपिटल में भी रेस कर सकती है और प्रेफरेंस के कैपिटल में भी रेस कर सकती है। इक्विटी और प्रेफरेंस का यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब आप प्रेफरेंस के फॉर्म में कैपिटल रेस करते हो ना, आप सामने वाले को वोटिंग राइट्स बहुत कम देते हो। सामने वाले को सिर्फ आप उतना ही बोलते हो कि बॉस आप मेरे बिजनेस के अंदर पैसा डाल रहे हो, जिसके बदले में मैं आपको दो चीज़ों का श्योरिटी देने वाला हूँ, दैट इज डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा आप मेरे बिजनेस के डिसीजंस में ज़्यादा दखल मत देना। जब मैं आपके साथ यहाँ पे इक्विटी की बात करता हूँ तो बेसिक जो वोटिंग पावर होता है ना, मेन वोटिंग पावर जो होता है वो यहाँ पे किसके हाथ में है? मेन वोटिंग पावर यहाँ पे इक्विटी के हाथ में है, ठीक है। वो जो चाहे हर डिसीजंस के अंदर अपना पार्टिसिपेट कर सकती है, जो चाहे हर डिसीजंस के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बोरोड कैपिटल की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो बोरोड कैपिटल के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो आप कहीं से तो बोरो करते हो, एग्जाम्पल की फॉर्म पे बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने डिबेंचर्स के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया था। इसके अलावा हम लोगों ने डिपॉजिट्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टर्म लोन्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। बस बेसिक इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जब आप ओन्ड कैपिटल की बात करते हो ना, इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ता है वो डिविडेंड के फॉर्म में देना पड़ता है, एंड बोरोड कैपिटल के अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ता है ना, वो इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ता है। एंड जो डिविडेंड होता है वो सोलली किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? डिविडेंड जो होता है वो बेसिकली सोलली आपके प्रॉफिट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जितना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा कंपनी फेवर में जाती है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन जब मैं आपके साथ यहाँ पे इंटरेस्ट एलिमेंट की बात करता हूँ ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स बेसिकली आपको अपना इंटरेस्ट एलिमेंट पे करना पड़ता है। ये एक चीज़ अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है।
लेकिन अगर टाइटल को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे टाइटल अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल नहीं बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की अपने साथ बात कर रहा है। यानी मोटा मोटी लेवल पे अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे टर्म लोन्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, डिपॉजिट्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, डिबेंचर्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की, क्योंकि शेयर कैपिटल, ये शेयर सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं जो प्रैक्टिकली अपने सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, एंड अदरवाइज भी प्रैक्टिकली ये दो ही चीज़ें ही चलती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप शेयर कैपिटल का थोड़ा सा मतलब देखते हो ना, तो इन्होंने एक चीज़ है जो आपके आंसर के अंदर हमेशा आना चाहिए, इट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन। कौन कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर कैपिटल के फॉर्म में पैसा? बट ऑब्वियस शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आप बोलो, सब्सक्राइबर आप बोलो, बात एक ही है। हालांकि वो लोग जो बिजनेस के अंदर पैसा डाल के क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर रिटर्न भी कमाना चाहते हैं, जो ओनरशिप अपने हाथ के अंदर रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपने को एक एक करके इसका क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। पहला टाइप यहाँ पे उन्होंने बताया है नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अपने को बताया है इशूड कैपिटल, तीसरा यहाँ पे उन्होंने अपने को बताया है सब्सक्राइब कैपिटल, चौथा यहाँ पे बताया है कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवा यहाँ पे उन्होंने अपने को बताया है पेड अप कैपिटल। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर, एक एक चीज़ को अपन समझते चलते हैं। राइट, सबसे पहले अगर मैं आपके साथ यहाँ पे नॉमिनल कैपिटल की बात कर रहा हूँ, राइट, नॉमिनल कैपिटल को दूसरे नाम से रजिस्टर्ड कैपिटल से भी जाना जाता है। रजिस्टर्ड कैपिटल का तीसरा जो नाम है उसको ऑथोराइज कैपिटल से नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये वही कैपिटल है जिसका रेफरेंस आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया हुआ रहता है। आपने देखा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर काफ़ी सारे क्लॉजेस है, उन क्लॉजेस में से एक क्लॉज कैपिटल से रिलेटेड भी डील करता है, एंड वो क्लॉज जो है ना उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे कौन सा क्लॉज होता है, नॉमिनल कैपिटल बोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलो, या तो फिर आप ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज बोलो, बात एक ही है। तीन अलग अलग वर्ड्स है लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक ही है। नॉमिनल कैपिटल की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। सर ये हमको कब बताना पड़ता है, ये हम लोग जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस करते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का जब स्पाइस का फॉर्म भरते हैं, हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म प्रोसेस पीछे पढ़ के आया है। स्पाइस के फॉर्म के साथ साथ हमको EMOA एंड EAOA लगाना पड़ता है। तो EMOA के अंदर अपने को यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल का रेफरेंस देना पड़ता है। अब अगेन आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर कंपनी अगर मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा स्टार्टअप में आज शुरुआत कर रहा हूँ, हाउ कैन आई एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि मेरे को 50 साल के बाद या 100 साल के बाद कितना पैसा लगेगा। आप जब चाहे तब इस क्लॉज को क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शुरुआत में आपको बताना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकते हो। ये एक अपनी चीज़ दिमाग के अंदर बिठा के चलो, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ ना, दे आर टॉकिंग अबाउट इशूड कैपिटल। एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल? नहीं, जिसको आपने इशू किया है। अच्छा, सीधी सीधी बात करता हूँ मैं आपके साथ। मान के चलते हैं इसके एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोगों ने बीच में एक फ्रूट्स का भी एग्जाम्पल लिया था एंड वेजिटेबल का भी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। मेरे ख्याल से पोटैटोज का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। अगर मैं मेरे मैक्सिमम कैपिटल के अंदर लिखता हूँ कि बॉस मेरे को 100 करोड़ रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो 100 करोड़ में से जो हिस्सा मैं अभी इशू कर रहा हूँ, किसको इशू करूंगा, ये इशू कर रहा हूँ मैं शेयर होल्डर्स को। कौन से शेयर होल्डर्स को? प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स को, जो कहीं ना कहीं मेरे को क्या करेंगे, उसको सब्सक्राइब करके उसके बदले में मेरे को पैसे दे देंगे। सो इशूड कैपिटल इज नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम लोगों ने मार्केट में इशू किया है। अच्छा, मार्केट में इशू करने के पीछे का बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या होता है कि लोग इसको देखें, लोग इसको परचेस करें, क्योंकि जब इसको लोग परचेस करेंगे तब जाके वो शेयर्स के बदले में हमको पैसे मिलेंगे, और तब जाके वो पैसा ऑल द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बनेगा। एंड जब वो ऑल द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बनेगा, तब जाके उन पैसे को हम लोग इस्तेमाल करके असेट्स परचेस कर पाएंगे, द रिजल्ट ऑफ विच हम लोग उससे ऑपरेशंस करेंगे, रेवेन्यू मिलेगा, प्रॉफिट बनेगा, और हमारा बाकी का सारा कार्य आगे चलेगा। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? सो इशूड कैपिटल किसका हिस्सा है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो हम लोगों ने मार्केट में इशू करने का नक्की किया है, मार्केट में देने का नक्की किया है। अगेन, मार्केट में देने का नक्की किया है हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से। इसको लेना है कि नहीं लेना है, ये टोटली इन्वेस्टर की इच्छा है। इन्वेस्टर अगर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो भी उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे बात की गई है सब्सक्राइब कैपिटल। अब समझने की बात है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक हिस्सा जो हमने इशू किया है मार्केट में फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्राइबिंग, उसको अगर इन्वेस्टर परचेज करने का नक्की करता है ना, तो उस कैपिटल को हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। यानी जो शेयर होल्डर ने बोला है कि सर इतना कैपिटल मैं आपके कंपनी के पास से खरीदूंगा, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल।
अब अगेन 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 सीधी सीधी बात है यार, अगर मेरे पास 100 किलो प्याज है, 100 किलो पटाटोस है, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो, राइट। ये 100 किलो मेरे पास मेरे फार्म के अंदर पड़े हुए हैं। इन 100 केजीज में से मैं मार्केट में कितना बेचने के लिए लेके जाता हूँ? 50 किलो लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये 50 केजी मेरा क्या बन जाएगा? इशूड कैपिटल बन जाएगा। और इस 50 केजी में से आपने मेरे से कितने खरीदने का नक्की किया है, प्रॉमिस किया है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब आप चाहे 1 किलो खरीदो, आप चाहे 2 किलो खरीदो, आप चाहे 20 किलो खरीदो, मैक्सिमम आप कितना खरीद सकते हो? जितना मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, दैट इज 50 केजी। 50 केजी से आप ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो। सर क्यों? कैपिटल तो अपना 100 है, मैं बेचने के लिए कितने लाया हूँ? 50 लाया हूँ, तो मैक्सिमम आप मेरे से 50 ही ले सकते हो, ठीक है। अगेन लॉजिकली इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल बोला है, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद सामने वाला पर्सन जितना भी शेयर्स परचेस करने के लिए नक्की करेगा, आपको नहीं लगता है उसके अगेंस्ट में उसको कुछ ना कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे? सीधी बात है, 2 किलो अगर आपने मेरे से ओनियन खरीदा है, 2 किलो अगर आपने मेरे से पोटैटोस खरीदे हैं, तो 2 किलो के अगेंस्ट में आपको मेरे को पैसे भी देने पड़ेंगे, राइट। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने आपको 2 किलो दिया, एज अ कंपनी मैं आपसे 2 किलो के पैसे मांगूंगा। अब आप मेरे को जितना पैसा देते हो वो पेड अप की कैटेगरी के अंदर आता है। समझ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। उस मैक्सिमम में से जो मैं इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में बेचने के लिए लेके आता हूँ, उसको क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। उस इशूड में से जितना लोगों ने खरीदने का नक्की किया है, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। एंड सब्सक्राइब कैपिटल में से उतना हिस्सा जितना बेसिकली हम लोगों ने उनसे पैसे मंगाए हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि आपने जो मेरे से शेयर परचेस किया है ना बॉस, उस शेयर्स के बदले आपको मेरे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसे मेरे को आप दे दो। तो मैंने ऐसे उतने पैसे आप मेरे को दे दो, दिस इज कॉल्ड अप। मेरे तरफ से मैंने पैसे को कॉल कर दिया है। आप मैंने जितना कॉल किया है और आप जितना दे रहे हो, ये सेम भी हो सकता है और इसके अंदर डिफरेंस भी हो सकता है। इतना चीज़ एक ध्यान में रखो, जितना आप मेरे को दे रहे हो दैट इज बेसिकली नोन एज पेड अप कैपिटल। सर फिर वो जो दूसरा वाला हिस्सा है, कौन सा दूसरा हिस्सा? समझना मेरी बात ध्यान से। 100 केजी था, 100 में से 50 में बेचने के लिए लाया, राइट, तो उसको इशूड का नाम दे दिया। और बाकी जो 50 मेरे फार्म पे पड़े हैं, उसको क्या नाम आ जाएगा? ऑटोमेटिकली अनइशूड उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो मैं मार्केट में बेचने के लिए आया, उसमें से जो आपने खरीदा उसको आपने सब्सक्राइब बोल दिया, तो जो नहीं खरीदा उसको क्या बोल जाएंगे? अनसब्सक्राइब कैपिटल। उसी तरीके से जो आपने खरीदा है उसके अगेंस्ट में मैंने आपसे कुछ पैसे मंगाए, तो आपने उसको बेसिकली यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल बोल दिया। लेकिन जिसके अगेंस्ट में मैंने अभी तक आपसे पैसे नहीं मांगे हैं, वो क्या हो जाएगा? अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब सीधी सीधी बात है ना यार, मैंने अगर आप लोगों को बोला है कि मेरे को 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है 100 करोड़ की ज़रूरत मेरे को आज के आज पड़ेगी, फेजेस में पड़ती है। अब एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इतना बड़ा जो बिल्डिंग बना हुआ है, आपको लगता है ये पूरा का पूरा बिल्डिंग इन्होंने 6 महीने के अंदर बना के शुरुआत कर दिया होगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये बिल्डिंग को बनाने के लिए कम से कम 3-4 साल का तो टाइम पीरियड इन्होंने लगाया होगा। तो 3-4 साल पीरियड के अंदर इन्होंने अपना पूरा पैसा कहना से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा होगा कि फर्स्ट ईयर में मेरे को लगेगा 20 करोड़, सेकेंड ईयर में मेरे को लगेगा 20 करोड़, थर्ड ईयर में मेरे को लगेगा 20 करोड़, फोर्थ ईयर में मेरे को बाकी का सारा पैसा लगेगा। तो इट इज स्प्लिटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंपनी को जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, कंपनी सिर्फ तब तब कॉल करती है, और जब कॉल करती है तब पेमेंट होगा नहीं होगा उसके बारे में सारी बातचीत यहाँ पे होगी। अकाउंट्स के अंदर भी अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो कंपनी के अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का एक चैप्टर है सेपरेटली, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी वो हिस्सा जो शेयर होल्डर ने अभी तक पेड नहीं किया है, उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। हालांकि शेयर कैपिटल को तो आप पूरे वैल्यू से क्या करते हो? बढ़ा देते हो, क्रेडिट कर देते हो, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा अभी तक अपने पास आया नहीं होता है। फॉर मेकिंग अ कॉल हम लोग शेयर कैपिटल को ऊपर कर देते हैं, बाद में पैसा आता है कि नहीं आता है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी। समझ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सो कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है? 5। शुरुआत कहाँ से हो रही है? नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का तीसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको रजिस्टर्ड इसके लिए बोला जाता है क्योंकि जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं ना, और उस समय जब हम लोगों ने हमारे एओए को रजिस्टर किया है, तो ये अमाउंट वहाँ पे दाखिल हो जाता है, ये अमाउंट वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कैपिटल हम लोगों ने कौन सा देखा? इशूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड? जो इशू किया है, किसको इशू किया है? सब्सक्राइबर्स को या प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स को?
इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड प्रपोज्ड इन्वेस्टर? क्या लगता है आपको? प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें इन्वेस्टर बनने की क्षमता है, या जो शायद अगर शेयर्स को खरीद लेगा तो इन्वेस्टर बन जाएगा, मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा। तो जब तक वो खरीदता नहीं है तब तक वो प्रपोज्ड इन्वेस्टर है कि हाँ हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं अपना इन्वेस्टर बनाने के लिए। द मोमेंट ही परचेज उसको हम लोग हमारा इन्वेस्टर करके मान के आगे बढ़ सकते हैं, राइट? व्हाट इज थर्ड टाइप कौन सा है? सब्सक्राइब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब? वो जो किसने सब्सक्राइब किया है? शेयर होल्डर्स ने। सब्सक्राइब का मतलब यहाँ पे नक्की करना होता है, फिक्सेशन होता है, फाइनलाइजेशन होता है। ये फाइनलाइजेशन शेयर होल्डर्स की तरफ से आएगा। नंबर 4, उसमें जितना खरीदने का नक्की किया, मैं कितना उसमें से पैसा मंगा रहा हूँ इस कॉल्ड अप, एंड जो अभी तक नहीं मंगा रहा हूँ दैट इज अनकॉल्ड अप, राइट? लास्ट वाला यहाँ पे क्या है? पेड अप। मतलब वो पैसा जिसने, जो शेयर होल्डर ने दिया है। अच्छा, कितना देगा वो? मैक्सिमम जितना मैंने मांगा है। अच्छा बॉस, मैंने अगर आपसे 50 मांगा है, आप मेरे को 60 तो किसी भी हालत में नहीं दे सकते हो। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो, ठीक है? सर हमने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है कॉल इन एडवांस, पढ़ा है ना कॉल इन एडवांस। तो क्या यहाँ पे कॉल इन एडवांस का रेफरेंस दे सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे अननेसेसरी अपने को सुपरफिशियल चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना है। जो चीज़ें हैं उसी के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी बेटर। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग वो सारे एंट्रीज को इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए रिकॉर्ड्स करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक पैसे का अपने को रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कब पैसा आया, कब पैसा नहीं आया, इसके लिए हम लोग वहाँ पे कॉल इन एडवांस का या कॉल इन एरियर्स का अलग से एंट्री बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है? एनी डाउट इन दिस कैपिटल फॉर्म वाला? नहीं? चले आगे फटाफट। आई होप ये लिखते जा रहे हो आप सब, हाँ? क्योंकि जब आप बुक देखोगे ना, इसके काफ़ी सारे बड़े बड़े चीज़ें शॉर्ट में लिखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। शेयर्स की बात करते हैं अपन, है ना? व्हाट इज शेयर? शेयर के बारे में डिस्कस किया है। अपन ने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था पिज़्ज़ा का, अगर आपको याद है तो। सो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की बात करता हूँ तो पिज़्ज़ा के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है? ये पूरा का पूरा पिज़्ज़ा का रोल है। पूरे के पूरे पिज़्ज़ा के इस ब्रेड के अंदर एक हिस्सा जो एक स्पेसिफिक पर्सन ने लिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज शेयर, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मेरे पास कितना है? 10 रुपीज़ का एक ये शेयर है, 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 10 का एक ये है, 10 का एक ये है। अगर ये एक हिस्सा मैं यहाँ से अलग करके आपके हाथ में दे रहा हूँ तो कहने से यहाँ पे आपके पूरे पिज़्ज़ा बेस में से एक हिस्सा मैंने खुद खरीदा है। तो जो हिस्सा आपने खरीदा है, बट ऑब्वियसली उतने हिस्से का पैसा आपको देना पड़ेगा। लॉजिकली अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अदरवाइज अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, जो हिस्सा आप खरीदने का नक्की कर रहे हो उसके हिस्से के अगेंस्ट में पैसे भी तो आपको देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। The share means a share in the share capital. So this entire pizza is what? This entire pizza is nothing but it is the entire share capital. इस entire share capital का एक हिस्सा, उसको शेयर बोला जाता है कंपनीज एक्ट के भाषा में। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 इस चीज़ के बारे में बात करता है, जिसका एक्सप्लेनेशन अपन ने यहाँ पे समझ लिया। सिंपल है, इसमें तो और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं जो अपने को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। डिटेल अपन ने समझा था जब रेगुलर लेक्चर ले रहे थे, ठीक है? अब ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये दो हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं। एक यहाँ पे इक्विटी है, एक यहाँ पे प्रेफरेंस है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ शेयर्स? वोटिंग राइट्स तो आई कैन अंडरस्टैंड, इसके अलावा और क्या है इन दोनों शेयर्स के बीच का डिफरेंस? हाँ सर बोलो। प्रेफरेंस शेयर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर इज दिखावे वाला ओनर। हाँ, जहाँ पे डिविडेंड देने के बाद वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, ओके। और इक्विटी शेयर्स में वाइंड डाउन के टाइम पे शेयर्स प्रेफरेंस को सारे शेयर्स मिलेंगे, जितना इन्वेस्ट किया उतना पूरा अमाउंट मिलेगा। ओके, इक्विटी शेयर्स वाले को डिपेंड है उस पे। ओके ओके, मतलब पहला पैसा अपन प्रेफरेंस शेयर को देंगे, बाद में इक्विटी को देंगे, ठीक है? और क्या लगाते हो आपके हिसाब से? और क्या डिफरेंशिएट है? लगाओ अपने दिमाग में, उसको डिफरेंशिएट करते रहो। आपको इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, क्या क्या आप चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या सोचेंगे आप उसके बारे में? जस्ट अप्लाई योर माइंड। चलो ठीक है, पहली बात तो मैं आपके साथ यहाँ पे वोटिंग राइट्स की बात करता हूँ, ठीक है? वोटिंग राइट्स के अलावा और क्या सोचोगे आप? पॉइंट्स डिस्कस करते जाओ, फिर अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। वोटिंग राइट्स की बात करेंगे, और सेकेंड चलो वाइंडिंग अप के राइट्स के बारे में बात करता हूँ मैं आपके साथ। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? तीसरी, बोनस की बात कर रहे हो आप मेरे साथ, और क्या बात कर रहे हो आप मेरे साथ? व्हाट एल्स?
इन दोनों के बीच में सिर्फ ये 3-4 ही डिफरेंस है क्या, और क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में? राइट इशू, ठीक है, बोनस, राइट इशू, जो भी अपन एक ही चीज़ में कंसिडर करेंगे इसको। एनीथिंग एल्स? और किस बेसिस पे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो? कंट्रोल सर आपके वोटिंग राइट के अंदर आ जाता है। प्रायोरिटी का भी एक चीज़ लिख के रखते हैं, किसको पहले भाव देंगे। और डिविडेंड, चलो ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की मेरे साथ बात कर रहे हैं अपन। और हाँ, तो रिडम्पशन की एक बात करनी है अपने को। और क्या बात करनी है? जस्ट अप्लाई योर माइंड। और किसके बारे, और किस बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट करते हो? एसपी वालों को तो एकदम धड़ आंसर याद होने चाहिए, ऐसे ही बैठे मुंह कर। कैपिटल अप्रिसिएशन, ओके ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू इज वन एंड द सेम थिंग, मतलब सेम कैटेगरी में डाल सकते हो उसको। और रिस्क, कौन ज़्यादा रिस्क उठाता है? ओके, और सफिशिएंट है अपने क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। समझना दोनों का पर्पस एक ही है, कंपनी को पैसा देना ताकि उस कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करके असेट्स परचेस कर सके और उस असेट से कंपनी अपना ऑपरेशन चला सके। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ ना बेसिक मतलब मीनिंग की बात करता हूँ, इक्विटी शेयर को जब हम लोगों ने पूछा भाई इक्विटी शेयर म्हणजे क्या है, कंपनी लॉ बोलता है वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि इक्विटी शेयर यानी वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में समझने की कोशिश करें तो प्रेफरेंस शेयर के लिए अपने को दो चीज़ें बताई जाती है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी प्रेफरेंस शेयर यानी वो चीज़ें होती है जिसमें दो चीज़ों की उनको प्रायोरिटी दी जाती है। कौन सी दो चीज़ों के लिए प्रायोरिटी दी जाती है? सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाती है डिविडेंड की, सेकेंड प्रायोरिटी आपको दी जाती है रीपेमेंट की। मतलब अगर आप एक ऐसे शेयर होल्डर हो जिस शेयर्स के साथ ये दो चीज़ की प्रायोरिटी आपको दी हुई है ना, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो शेयर हाथ में है ना वो प्रेफरेंस शेयर है एंड दैट इज नॉट द इक्विटी कैपिटल। इतना एक अपनी चीज़ के अंदर बिठा के चलना। क्लियर है मैं आपके साथ क्या बात करता हूँ? यानी जब कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो पहला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किसको होगा? प्रेफरेंस को होगा, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो फिर हम लोग इक्विटी को देंगे। और पहले जब रीपेमेंट की बात आएगी तो रीपेमेंट करते समय पहले अपने को प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, उसके बाद अगर अपने पास पैसा बचेगा तो हम लोग किसको देंगे? हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। ठीक है, सो मीनिंग वाला पार्ट इज डन। सेकेंड में अगर यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ वोटिंग राइट्स की, तो इक्विटी शेयर होल्डर एक ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको हर मैटर के ऊपर वोट करने का अधिकार दिया जाता है। एवरी मैटर ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, कंपनी का नाम चेंज करना है कि नहीं करना है, ऑडिटर को बदलना है कि नहीं बदलना है, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, किसी डायरेक्टर को निकालना है कि नहीं निकालना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, किसको अपॉइंट करना है, कितना सैलरी देना है, कौन से कंपनी सेक्रेटरी तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आ जाती है, लेकिन कौन से चीफ किस पर्सन को हम लोग एज अ KMP के फॉर्म में अपॉइंट करना चाहते हैं, इन सारी की सारी चीज़ों के लिए हमको शेयर होल्डर का अनुमति लगता है। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड शेयर होल्डर का अनुमति लगता है, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का अनुमति लगता है। सर फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता है क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए बोलने का मौका सिर्फ दो चीज़ों में दिया जाता है जहाँ पे भी उनके ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है। जब तक उनके ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट नहीं हो रही है ना, प्रेफरेंस शेयर को चुपचाप एक कटघरे में बैठा दिया जाएगा, तुम वहाँ पे बैठो, तुम हमारे बीच में बताओ, तुमने जो हमने जो तुमसे वादा किया था वो तुमको चीज़ें मिल रही है ना, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? तो कंट्रोल किसके पास है कंपनी को चलाने का? इज इट विद इक्विटी और इज इट विद प्रेफरेंस? इट्स विद इक्विटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो वाइंडिंग अप के टाइम पे समझना मेरी बात ध्यान पे। सबसे पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर का जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। सर ये कब डिसाइडेड होता है? कैपिटल लेने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज अगर प्रेफरेंस शेयर से पैसे लेने की बात कर रहा हूँ तो मेरे को उनको पहले से ही बताना पड़ेगा कि सर मैं कितने साल के लिए आपसे पैसा लूँगा। ठीक है, एंड ये टाइम पीरियड डिसाइडेड है एंड ये टाइम पीरियड के अंदर मेरे को उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब इक्विटी के मैं आपके साथ बात करता हूँ उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसके लिए इक्विटी कैपिटल को परमानेंट कैपिटल भी बोला जाता है। आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि इक्विटी कैपिटल इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। कमेंट
क्या कमेंट करोगे आप? जब आपको ये चीज़ें पता होगी तब आप कमेंट करोगे ना, वरना बैठे रहेंगे, वरना सिर्फ हम लोग इक्विटी एंड प्रेफरेंस का डिफरेंस बता के चीज़ों को खत्म कर पाएंगे, राइट? सो इक्विटी की अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ ना, इक्विटी को अपन किस नाम से जानते हैं? इक्विटी को हम लोग यहाँ पे परमानेंट कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस की मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, ये टेम्पररी कैपिटल है। एक जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसको अपने को अपना उसका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है? वाइंडिंग अप को यहाँ पे मैंने टिक किया था ना, वाइंडिंग अप का यहाँ पे मतलब क्या होता है? इट्स अ क्लोजर ऑफ बिजनेस। एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस के अंदर मैं अभी जो चीज़ें बात कर रहा हूँ आपको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपका अकाउंट्स अच्छे से हो चुका है, अभी तक मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। डिसोल्यूशन के अंदर आपका मेन रोल क्या होता है? सबसे पहले तो आप सारे लाइबिलिटीज़ को एक जगह पे रखते हो, सारे असेट्स को एक जगह पे रखते हो, एक एक करके आप असेट्स को बेचते जाते हो। जो भी पैसा आपके पास आता है, पहले आप डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस पे आउट करते हो। दूसरा, डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस पे आउट करने के बाद आपके पास जो भी चीज़ें बचती है, आप एक एक लाइबिलिटीज़ को फ्री अप करते हुए जाते हो, ठीक है? जब आपकी सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ क्लियर अप हो जाती है, उसके बाद जो आपका कैपिटल वाला हिस्सा है, आई होप अभी तक तो आपको इतना क्लियर होगा कि आपका जो बैलेंस शीट होता है वो दो हिस्सों में बटा है, एक असेट्स है, एक लाइबिलिटी है। एंड लाइबिलिटी आपका तीन हिस्सों में बटा है, एक कैपिटल है, एक नॉन करंट है, एक करंट है। तो पहले आप नॉन करंट, करंट, इन सारी चीज़ों को क्लियर अप करने के बाद जो कैपिटल वाला हिस्सा है ना, वो कैपिटल वाले हिस्से के अंदर भी यहाँ पे प्रायोरिटी दी हुई है। सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे आपको प्रेफरेंस को देना है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी कैपिटल है। समझ रहा है कि मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? थर्ड पार्टी कैपिटल पे ऑफ करने के बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचता है तो आप किसके पास दोगे? इक्विटी के पास दोगे। सर अगर नहीं बचता है तो नहीं बचता, तो उनका नसीब, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। यानी सर जितना मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे को उसमें शॉर्टफॉल भी हो सकता है, 110% हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज उस चीज़ की बहुत कम है। जब कंपनी चली जाती है ना, आपने सुना होगा इंसॉल्वेंसी वगैरह के केस में, थोड़ा सा आप पार्टनरशिप के साथ मत रिलेट करना इसको, लेकिन पार्टनरशिप आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से रिलेट कर पाते होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है क्या? यस, होता है। कब होता है? जब उसकी लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके असेट्स उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उन सारी चीज़ों में इक्विटी यहाँ पे ठन ठन गोपाला बन के बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो बोनस एंड राइट्स इशू, थियोरिटिकल एस्पेक्ट से मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ तो यस, अगर आप मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपने बहुत लंबा इंतजार किया है मेरे तरफ से मेरे बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए, समझना। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा लिटरली लाइटली लेना, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं है। ये सारी चीज़ें फाइनल के बाद डिस्कस होती है, ठीक है? इसके लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अननेसेसरी आप कन्फ्यूजन में आएंगे। बस इतना समझ के चलना, इक्विटी वो पर्सन होता है ना जो आपके साथ तब जुड़ता है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, when you are zero, when you are starting from zero। एंड आप जब शुरुआत में बिजनेस चालू करते हो ना, तो शुरुआत के कुछ साल, शायद 8 साल 10 साल आपको लग जाते हैं ब्रेक इवन पे आने के लिए। नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन? सारा असेट का कॉस्ट रिकवर हो जाए, यू आर एट जीरो के ऊपर जो भी होगा वो अभी आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आपको हर साल लगना स्टार्ट हो जाएगा, एंड बाकी सारे एक्सपेंसेस भी आपके पास हर साल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने को पता नहीं है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कब से स्टार्ट होगा, एंड जब वो आएगा तो वो कब मेरे को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लेके जाएगा। ऐसे नहीं कि आज बिजनेस चालू हुआ कि आज से मैं सीधा का सीधा प्रॉफिट में आऊँगा, नहीं। आज बिजनेस चालू हुआ, जीरो से चालू हुआ, पहले हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके पॉजिटिव यानी प्रॉफिट्स की तरफ आगे आएंगे। तो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं, मेरे लिए लंबा इंतज़ार किसने किया? मेरे लिए लंबा इंतज़ार किया इक्विटी शेयर होल्डर ने। इसके लिए जो भी बोनस एंड राइट्स होता है ये हम उसको देते हैं। बोनस मीन्स व्हाट? जो हम खुशी से दे रहे हैं। खुशी से हम किसको देते हैं? जो अपना है। अपना कौन है? परमानेंट वाला बंदा कौन है? इट्स इक्विटी का। प्रेफरेंस अपना नहीं है क्या सर? नहीं है ना, टेम्पररी है। 10 साल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बाद चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो क्या बोलता है कि तुमको जो करना है करो। हाँ, हालांकि भले वो आता शेयर कैपिटल के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घर में होते हुए वो पराया इंसान है। इतना एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर याद रखो, ठीक है? अच्छा सर, प्रेफरेंस को फिर नहीं मिलता है क्या बोनस वगैरह? अगेन मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा ना, ये सब फाइनल के बाद वाली चीज़ें आपकी, ठीक है? नेक्स्ट, प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग? पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी देंगे। इनका पूरा मेहमान नवाजी खत्म हो जाएगा तो फिर अपन इक्विटी की तरफ चलेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू शेयर्स? डिविडेंड। इक्विटी को खुला हाथ देते हम लोग कि अगर 500 करोड़ प्रॉफिट होगा ना, तो तेरे को 500 करोड़ का हम लोग बढ़ते हुए परसेंटेज के साथ डिविडेंड देते रहेंगे। लेकिन अगर 500 करोड़ नुकसान होगा ना, तो मेहरबानी करके मुंह मत खोलना। यानी मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है
एक दो कंपनीज के बारे में जहाँ पे कंपनी अगर 10 साल लॉस में है तो इक्विटी शेयर होल्डर 10 साल अपना मुंह बंद करके बैठा है, लेकिन पैसा डाल के बैठा है आपकी कंपनी के अंदर। प्रेफरेंस क्या बोलता है, अरे मेरे भाई तेरे को ये साल पैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, कोई चिंता की बात नहीं, दूसरे साल भी नहीं हो रहा है ना, कोई चिंता की बात नहीं, जब तीसरे साल होगा ना तो तीनों साल का साथ में दे देना, मतलब वो पैसा मांग रहा है राइट फ्रॉम ईयर 1। इक्विटी बोलता है मैं तेरे साथ हूँ यार, तेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 साल तेरे को नुकसान है ना, मैं 10 साल तेरे लिए खड़ा रहूँगा, तेरा इंतजार करूँगा, 11वें साल पे मेरे को सिर्फ 11वें साल का डिविडेंड देना। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपके साथ प्रेफरेंस की बात करता हूँ, प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। सर कभी फिक्स करते हैं जब सामने वाले से पैसे लेते हैं। सर इक्विटी पूरा खुला आता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा तेरे को रेट ऑफ डिविडेंड दूंगा। सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, एमआरएफ की मैं आपके साथ बहुत बार पहले भी बात कर चुका हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपया उनका क्या है, 1 से 1.5 लाख रुपया उनके एक शेयर का वैल्यू है, डिविडेंड मिलता है 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, क्या भिखारी जैसी हरकत यहाँ पे कर रहे हैं, समझना। वो लोग अगर आपकी शेयर की कीमत को 1 लाख तक पहुँचा रहे हैं, यानी डिविडेंड के साथ साथ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, जिसकी केसेस प्रेफरेंस में कंपैरेटिवली कम है। समझ रहे हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या बात कर रहे हैं, रिडम्पशन। अच्छा अगर मैं आपके साथ इक्विटी की बात करता हूँ तो इसका रिडम्पशन सीधा होता है वाइंडिंग अप के टाइम पे। जब तक वाइंडिंग अप नहीं तब तक पैसा अपने बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। एंड लेकिन अगर मैं आपके साथ प्रेफरेंस की बात करता हूँ तो जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइडेड है वो टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपका पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन वाले के बारे में डिस्कस किया। रिस्क किसमें है, रिस्क इमेजिन अ सिचुएशन, मैंने आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया शुरू में 10 साल के लिए, मान के चला मैं इंतज़ार करता रहा कि अभी मेरे बुक्स में प्रॉफिट दिखेगा, अभी मेरे बुक्स में प्रॉफिट दिखेगा। इंतज़ार करते 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 10 साल हुए, 11 साल में पता चला कि कंपनी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप में चली गई, सत्यानाश। किसमें रिस्क है, इक्विटी में। प्रेफरेंस में अपन बोलते हैं कि देंगे, बाद में देंगे, जितना भी पैसा आएगा ना प्रायोरिटी हमको फिर भी प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो सबसे बड़ा शॉक एब्जॉर्बर होता है ना वो यहाँ पे इक्विटी होता है। कंपनी इज एट हाईएस्ट पॉइंट, इक्विटी विल टेक द क्रेडिट। कंपनी इज एट लोवेस्ट पॉइंट, इक्विटी विल स्टैंड विद अस, नो प्रॉब्लम। बाकी सबको देना पड़े दे दो, मैं आपके साथ अभी भी खड़ा हूँ, क्योंकि इक्विटी के बाद ही आपका बैलेंस शीट जीरो होता है, तब तक आपका बैलेंस शीट जीरो ही नहीं होता है। समझ रहे हो कि अपन क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़े टाइप्स की बात करता हूँ तो इक्विटी को यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर बांट के रखा है। एक है नॉर्मल इक्विटी शेयर, दूसरा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। व्हाट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट, नाम सुन के आपको क्या समझ रहा है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट, शार्क टैंक देखा होगा आपने, कभी ना कभी तो देखा होगा, सामने आ गया रहेगा शायद रील के अंदर या शायद टीवी के अंदर, फालतू अपन चेंज कर रहे थे चैनल तभी आ गया रहेगा गलती से। शार्क टैंक के अंदर जितने भी ये लोग बड़े बड़े प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स बैठते हैं ना, ये लोग आपसे एक चीज़ की डिमांड करते हैं। व्हाट इज़ दैट डिमांड? दैट डिमांड इज स्टेक इन द कंपनी। आप कितना परसेंटेज इक्विटी का हमारे को दोगे? आप समझना, अगर स्टार्टअप मेरा है, रिस्क मैं ले रहा हूँ, आइडिया मेरा है, लोन से पैसे मैं ले रहा हूँ, मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बाहर वाला बंदा अगर मेरे को बोलता है कि मैं तेरे कंपनी में 50 लाख डालने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड आप मेरे को कंपनी का 51% स्टेक मेरे हाथ में दो, 51% कंट्रोल मेरे को दोगे आप उसको? मतलब सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे तू डाल रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर पुटिंग द मनी, शुड आई गिव 51% टू यू? पैसों तो मेरी आज की कमी है, सिर्फ कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, पैसे की तो सिर्फ आज के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट है, आज की कमी है। एंड ये जैसे जैसे मेरी कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे मनी आएगा, जैसे जैसे मनी आएगा मेरे पास सेल्फ सफिशिएंट पैसे होगा, हो सकता है 5 साल के बाद मैं तेरे को पूछूं भी ना, ऐसे कंपनी प्रपोज इन्वेस्टर को बोल सकता है। इसके लिए जो बड़े बड़े ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक इक्विटी शेयर है तो आपके पास एक राइट मिलेगा, 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोटिंग राइट। लेकिन ये जो फाउंडर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, 1 शेयर इज इक्वल्स टू 10 वोटिंग राइट। मतलब आप 10 लोग जब मिलके एक चीज़ के ऊपर हाँ बोलोगे तब आपकी ये बात बनेगी, और मैं अकेला जब हाँ बोलूँगा ना तो मेरे अकेले हाँ बोलने से वो 10 के बराबरी का हाँ हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यानी जो नॉर्मल वोटिंग राइट का रूल है, जनरल रूल क्या है, 1 राइट 1 शेयर, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या है, इट कैन बी 1 शेयर 2 वोटिंग राइट्स, इट कैन बी 1 शेयर 3 वोटिंग राइट्स, इट कैन बी 1 शेयर 10 वोटिंग राइट्स, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके।
यानी जिसने भी मेरे को इन्वेस्टमेंट किया है वो अगर सब भी मेरे खिलाफ आ जाएंगे ना, तो भी अगर मैंने भी हाँ बोल दिया तो मेरा एक का हाँ या मेरा एक का ना वो उतना ही ज़्यादा फोर्सफुल होगा जितना उन पूरी पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। समझ रहा है? बाकी रही प्रेफरेंस की मैंने आपको पहले भी बोला था आपके सिलेबस के अंदर टाइप्स कवर्ड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक एक करके सारे डिस्कस किए थे। अगर आप मेरे को नाम बता पाओगे तो इट विल बी हैप्पी, आई विल अंडरस्टैंड कि आपको पता है ये चीज़ें। फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर कौन सा है? क्यूमुलेटिव। सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव में फ़र्क क्या है? एक वो जो एक्यूमुलेट करता है, एक वो जो एक्यूमुलेट नहीं करता है। किसको एक्यूमुलेट करने की बात हो रही है? डिविडेंड को, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 सिक्योर्ड। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो डिवेंचर्स को डालेंगे? देखो जरा, चेक करो, लिखा होगा आपने तो, आपको तो याद होना चाहिए। हाँ, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल हो गया, रिडीमेबल इरिडीमेबल हो गया। क्या इरिडीमेबल हो सकता है क्या प्रेफरेंस शेयर्स? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर एक टाइम पीरियड के साथ आता है, राइट? चलो, क्लियर है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं क्या नहीं डिस्कस कर रहे हैं? सो आर वी क्लियर अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल? यस। आर वी क्लियर अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल? यस। टाइप्स दो ही है और इन दो टाइप्स के अंदर सब क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन वो अपने सिलेबस के अंदर कवर्ड नहीं है, लेकिन अपन ने वो चीज़ करके रखा है, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करके इस आज के डिसीजन को कंक्लूड करते हैं। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी देखा था। पहले ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल होती थी, लेकिन आजकल के टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हो गई है? ऑनलाइन हो गई है। इसके लिए आप इसको फिजिकल सबमिट नहीं करते, इसको EMOA एंड EAOA के फॉर्म में सबमिट करते। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली, राइट? तो जो भी आपका MOA है उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस है, AOA के अंदर क्या क्या क्लॉजेस है, उसके बाद फटाफट अपन डिस्कस करते हैं। बाय द वे, व्हाट इज MOA? अगर आप मेरे को एक सेंटेंस के अंदर इस बात में बता सकते हो तो what is it? Is a charter of the company. What is the meaning of charter of the company? रूल्स एंड रेगुलेशन। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन तो AOA की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। हाँ, अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू एज अ नेचुरल पर्सन, वी हैव इनफाइनाइट पावर्स। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन जब मैं आपके साथ एक आर्टिफिशियल पर्सन की बात करता हूँ, एक कंपनी की बात करता हूँ ना, उनका स्कोप, उनका दायरा, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीज़ें उनके एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई रहती है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए हम लोगों ने देखा है एटलीस्ट 2 लोगों की तो ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक कंपनी के मैंने आपके साथ बात की है, एटलीस्ट 7 लोगों की तो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्टेटमेंट जो हम राइटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने आपस में मिलकर डिसाइड किया है। कब डिसाइड किया है? कंपनी को फॉर्म करने से पहले, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले। इसके क्लॉजेस की बात करते हैं। कितने क्लॉजेस है इसके अंदर? 5। और एक फाइनल क्लॉज है जो सबको शपथ देके फिक्स करता है। कौन सा क्लॉज है वो बताओगे क्या? चलो, व्हाट इज क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5। और इन सब को ये करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी होता है, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, नेम क्लॉज की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, तो नेम क्लॉज से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़े। अगर आप अपनी कंपनी OPC करके इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो नाम के पीछे क्या होना चाहिए? यानी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर एक MOA और AOA का एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्यों है? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए है, ठीक है। सो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो नाम के पीछे क्या होगा? अच्छा, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो नाम के पीछे क्या होगा? अगर आपकी कंपनी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उससे नाम के पीछे फाउंडेशन, चेंबर्स, जो चाहे वो अपने हिसाब से डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर क्या पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत है क्या? क्या डिस्कस किया था अपन ने? सिर्फ अपने को स्टेट लिखने की ज़रूरत है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टेट के साथ साथ सिटी भी डाल देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, ताकि जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल
ये क्लैरिटी कहाँ पे ज़रूरत है? ये क्लैरिटी वहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे एक स्टेट में मल्टीपल आरओसीज है। हालांकि हर एक स्टेट में एक आरओसी का नक्की किया हुआ है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, वी आर हैविंग 2 आरओसी, वन इज़ इन मुंबई एंड वन इज़ इन पुणे। सो फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी हम लोग हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज के अंदर यहाँ पे सिटी का भी रेफरेंस दे के रखते हैं एंड स्टेट का भी रेफरेंस दे के रखते हैं। समझ रहे हैं अपन ने क्या डिस्कस किया है? देन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट के अंदर अपन क्या लिखते हैं? पर्पस। याद है हम लोग क्यों अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? इसके अंदर हम लोगों ने 2 चीज़ें डिस्कस की है, एक तो मेन ऑब्जेक्ट, और मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा एंसिलरी ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वड़ा पाव तलना। लेकिन वड़ा पाव तलने के लिए गैस की ज़रूरत है, हाँ। सिलेंडर की ज़रूरत है, हाँ। कढ़ाई की ज़रूरत है, हाँ। गाड़े की ज़रूरत है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें परचेज एंड सेल करने के लिए भी अपने को अथॉरिटी चाहिए। ये चीज़ अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी के अंदर अपन ने कितने तरीके की लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस किया? 3। फर्स्ट इज लिमिटेड बाय, थर्ड इज सेकंड इज लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड इज अनलिमिटेड। तो जो भी आपका लाइबिलिटी होगा उसका रेफरेंस यहाँ पे आपको देना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू कैपिटल, कौन से कैपिटल की यहाँ पे बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, बाकी 4 कैपिटल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। समझ रहा है? सर कैपिटल ऐसे लिख देंगे क्या 100 करोड़? नहीं, जब हम लोग कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बात करता हूँ, मान के चलते हैं अगर 1 लाख रुपया हमारा कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो हम लोग बताएंगे कि कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स है, और एक शेयर जो है वो मेरा कितने रुपीस का है? 1000 रुपीज़ का है। इस तरीके से मैं उसको क्या करूँगा? क्लासिफिकेशन बताऊँगा कि ये जो 1 लाख रुपया है इसका ब्रेकअप क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स एंड हाउ मेनी नंबर, हर एक शेयर का जो एक शेयर का कीमत है उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे बताऊँगा, ताकि कोई भी क्लैरिटी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। समझ रहा है अपन ने क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो, हालांकि अगर मैं आपके साथ यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओपीसी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, तो 5 क्लॉजेस के साथ साथ एक दूसरा क्लॉज भी होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? नॉमिनेशन क्लॉज बोलते हैं। और इस नॉमिनेशन क्लॉज में हम लोग किसकी बात करते हैं? नॉमिनी की बात करते हैं। क्यों नॉमिनी की बात करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस को चलाता है। और ये कौन होना चाहिए? फॉरेन सिटीजन हो सकता है क्या? कौन होगा कंपलसरी? हम लोग इसके बारे में डिस्कस करके आए हैं। डन। व्हाट इज दिस टेबल? टेबल के बारे में डिस्कस किया था, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। कितने टाइप्स के टेबल है? 5। कहाँ लिखेंगे टेबल के बारे में? शेड्यूल में, ठीक है। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, ऑल दिस 5 टेबल्स आर टॉकिंग अबाउट एमओए। एंड उसके बाद ये 5 अलग अलग टेबल एमओए के क्यों है? डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट आपको बताया, उस फॉर्मेट को उठाना है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालना है, एज इट इज आप उसको छाप के आगे लेके जा सकते हो, कोई आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। सो टेबल ए इज फॉर व्हाट? Limited by shares. Table B is for what? Guarantee but not having share capital. Table C is for what? Guarantee but having share capital. Table D is for what? Unlimited company not having share capital, ठीक है। फिर unlimited company having। यहाँ पे अगर आपने फोकस किया होगा, it is simple. This is share, this is guarantee, this is also guarantee, this is unlimited, this is also unlimited। यहाँ पे गारंटी है लेकिन क्या नहीं है उनके पास? शेयर कैपिटल नहीं है। यहाँ पे गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल है। यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन कैपिटल यहाँ पे है। सो पहले नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अननेसेसरी अपने आप को परेशान नहीं करना है। जो शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत क्लियर है, बाकी बचता 4 में है। तो पहले अपने पास सीए की डिग्री नहीं है, मेहनत करेंगे तो सीए की डिग्री आएगी। तो पहले कैपिटल नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है। ये लॉजिक आप अपने दिमाग के अंदर लगा के चलो, एंड ये इस लॉजिक का ऑपोजिट लॉजिक आप एओए के अंदर लगा देना, टेबल्स को याद रखने के लिए। समझ रहा है क्या? चलो, अब व्हाट इज एओए? एओए इज नथिंग बट इट इज फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। कितने बजे भाई लोकल? 4 ठीक है। एओए किसके लिए है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। व्हाट इज इंटरनल मैनेजमेंट? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या क्या होने चाहिए एओए में चीज़ें? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एओए के अंदर? बताओगे क्या? क्या इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन्स व्हाट? सॉरी डोमेस्टिक मैनेजमेंट। एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल मैनेजमेंट? डोमेस्टिक मीन्स विद इन इंडिया, राइट? कंपनी के अंदर तो उसको इंटरनल बोलते हैं, डोमेस्टिक नहीं बोल सकते। डोमेस्टिक इज फॉर विद इन इंडिया।
क्या होगा इसके अंदर? इंटरनल मैनेजमेंट मतलब आप क्या बता रहे हो? रूल्स एंड रेगुलेशन। एक कंपनी को किस चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए? सोचो, आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती है जिसको आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस होना ज़रूरी है? क्या ना, ऐसे डायरेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे काम करेंगे कैसे नहीं काम करेंगे, किसके पास क्या अथॉरिटी है, और मेंबर्स के पास क्या राइट्स है क्या अथॉरिटी है, उसके बारे में जानकारी दोगे। शेयर कैपिटल को अगर बढ़ाना है घटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपने को फॉलो करना है, क्या नेम क्लॉज को हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर उसको ऑल्टर कर सकते हैं तो क्या अपने को प्रोसेस फॉलो करना है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। जस्ट अप्लाई योर माइंड। किसी भी एग्रीमेंट को अगर अपने को साइन करना है तो कितने लोगों से साइन करवाना है, कौन सी अथॉरिटी यहाँ पे साइन करेगी। अगर मैं आपके साथ CS की बात करता हूँ प्लस आप CEO की बात करता हूँ, इसके अलावा प्लस CFO की बात करता हूँ, तो इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके बारे में भी आप रेफरेंस दे सकते हो कि आपको अलग से एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। प्लस इसके बारे में आप बोर्ड मीटिंग के बारे में जानकारी दे सकते हो कि कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, कितने दिन पहले अपने को सारी की सारी मीटिंग को कॉल करना पड़ेगा। आप जनरल मीटिंग के बारे में बता सकते हो, आप रेजोल्यूशंस के बारे में बता सकते हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशंस? डिसीजन, कंपनी कैसे डिसीजन ले सकती है, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट के बारे में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है चीज़ें, ठीक है। इसके लिए इसको बोलता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है, बाहर वालों के लिए नहीं बना है। तो इसके लिए एक डॉक्ट्रिन भी है, रूल्स हमारे लिए बनाए हैं तो इसको फॉलो करने की जिम्मेदारी हमारी है, बाहर वाला इज नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज वी द इंटरनल पर्सन हु आर सपोज टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। कितने टेबल्स है इसके अंदर? 5। कौन से टेबल से बताओगे क्या एक बार? FGHIJ। F की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था? सिंपल, पहला टेबल हमेशा किसको जाएगा? शेयर्स को। दूसरा किसके पास जाएगा? अगेन देखो, ये दोनों गारंटी कंपनी है, राइट। एक में शेयर कैपिटल है, एक में नहीं है। तो हम लोगों ने MOA में क्या पढ़ा था? पहले नहीं है फिर है, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट में कैपिटल है, सेकंड में कैपिटल नहीं रहेगा। फोर्थ एंड फिफ्थ कैसा है? अनलिमिटेड कंपनी जिसमें कैपिटल है, अनलिमिटेड कंपनी जिसमें कैपिटल नहीं है। तो जो MOA है उसका ऑपोजिट के टेबल्स यहाँ पे, इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। सर ये आने का पॉसिबिलिटी है क्या? आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको हो जाता है कि MOA एंड AOA के बारे में, टेबल्स के बारे में आप जानकारी दे दो, तब वहाँ पे ब्लैंक रहने से अच्छा ये चीज़ें आपको काम में आएगी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने बताया है चीज़ें अपने को कि ये सारे के सारे जो क्लॉजेस है ना, ये कंडीशंस है, ये आपके MOA के अंदर होनी चाहिए, इसके सिवा आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। कंडीशन मतलब क्या होता है? शर्त। आप देखो, जब भी आप कोई चीज़ फाइनलाइज करते हो ना, आपको एक शर्त फाइनलाइज करना पड़ता है कि ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कैन यू साइन समवेयर एज अ CA विदाउट गेटिंग CA डिग्री? सो साइनिंग एज अ CA, देयर इज़ वन कंडीशन कि आपको पूरा CA का प्रोसेस फॉलो करना है, सारे एग्जाम्स क्लियर करना है, इंटर्नशिप क्लियर करना है, फाइनल डिग्री लेना है, और डिग्री के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। सो कैन आई से इट्स अ कंडीशन, विदाउट फॉलोइंग दैट कंडीशन कैन यू साइन? इट्स नो। तो विदाउट ये सारे के सारे क्लॉजेस कैन यू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी? इट्स नो। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम लोग ऐसी चीज़ लिखते हैं जो लॉ के खिलाफ हो जाती है। अल्टीमेटली हम जो भी काम कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए कर रहे हैं, पूरी तरीके से लॉ ऑब्लाइज कंपनी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कभी आपका MOA चाहे AOA लॉ के खिलाफ हो जाता है ना, उतना पार्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? नल एंड वॉइड हो जाता है। सिंपल, ठीक है। सो लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। तो आप जब अपना MOA एंड AOA बनाएंगे, ये किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? लॉ के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप लॉ से स्ट्रिक्ट हो सकते हो, लेकिन लॉ से लीनियंट नहीं हो सकते हो। सर ये ऐसी बात कहाँ पे लिखी है? सेक्शन 6 में लिखी है। आपको ये चीज़ पूछा जा सकता है कि कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग है उसके लिए 7 दिन का नोटिस लॉ बोलता है, लेकिन इस कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा कि हम 4 दिन का नोटिस देंगे। कर सकते हैं क्या? नहीं। स्ट्रिक्ट होना मतलब लॉ ने 7 दिन बोला है तो आप 9 दिन करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट द लॉ इज सेइंग, ठीक है। अच्छा, लॉ बोलता है कि 15 दिन के अंदर मिनट्स घूमना चाहिए विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज। आपने अपने नक्की कर दिया कि नहीं, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेज मिनट्स घूमना चाहिए, तो आप लॉ से स्ट्रिक्ट हो। लॉ आपको फिर भी 15 दिन का टाइम पीरियड दे रहा है, आप अपनी कंपनी को 3 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हो, तो यू आर स्ट्रिक्टर विद लॉ। यस, अगर आप लॉ से स्ट्रिक्ट हो तो आप कर सकते हो, अगर आप लॉ से लीनियंट हो तो आप नहीं कर सकते।
ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़ सेक्शन 6 के अंदर लिखी है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके ऊपर केसेस बन सकते हैं। डन है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी? तो अपन ने जितना आज बेसिकली टारगेट रखा था क्लासिफिकेशन, शेयर्स, एमओए, एओए, ये आज अपन ने अचीव किया है। कल के लिए अपन क्या रखते हैं टारगेट कि अपने को सारे के सारे डॉक्ट्रिन्स ख़त्म करने हैं, ठीक है। एक अल्ट्रा वायरस करेंगे, एक इंडोर मैनेजमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव नोटिस करना है, और कोई है क्या डॉक्ट्रिन? बस इसके बारे में फिर अपन डिस्कस करके कल कंपनीज एक्ट को समाप्त करेंगे। उसके बाद मेरे दिमाग में चल रहा है कि विल गो विथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ताकि पीछे के कुछ सब हो जाएगा कोई इजी। एनी डाउट, एनी क्वेरी? धन्यवाद। ऑनलाइन वालों कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है? प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट।